Hello everyone, my name is Mayank Jhunjhunwala and I am a BTech student at IIT Kanpur. So today I am going to solve continuity and differentiability NCERT exercise with you. We have done yesterday till question number 9, so we will continue forward. To give you a basic brief of what we did yesterday is that continuity and differentiability is basically an extension of differentiation only. In this, we basically study that at what points a function is going to break. Like at what points the function definition changes. At that points, it becomes discontinuous. And talking about differentiability is something like you can say when we draw a tangent to the function at some point, then if that tangent can be drawn to the function, then the function is differentiable at that point. Otherwise, it is not. So this is basically continuity and differentiability. So let's start with the question. Let's start with question number 10. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को क्या बोला है? fx is equal to x plus 1 if x is greater than 1 and fx is equal to x square plus 1 if x is less than 1. तो ये मैंने आपको कल बताया था कि अपने को डिसकंटिन्यूटी निकालनी है. तो अपन देख सकते हैं कि x plus 1 और x square plus 1 अपने को पता है ये पॉलिनोमियल फंक्शंस, और मैंने कल बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शंस हर जगह कॉन्टिन्यूस होते हैं. अपने को इसमें डिसकंटिन्यूटी सिर्फ 1 पे ही मिलेगी, लेकिन टू चेक करने के लिए अपन लोग x लेस देन 1 पे और x ग्रेटर देन 1 पे भी चेक कर सकते हैं. और बेसिकली अपने को चेक किस पॉइंट पे करना चाहिए? x इक्वल टू 1 पे, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट वही है. फिर भी मैं आपको x इक्वल टू 1, x लेस देन 1 के लिए भी चेक करके दिखा देता हूँ. केस 1 कौन सा बनेगा अपना? लेट्स से वी टेक सम वेरिएबल c. c इज लेस देन 1 के लिए मैं चेक कर रहा हूँ. ठीक है, तो c इज लेस देन 1 के लिए अगर मैं चेक करूंगा तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा? f ऑफ c. तो मेरे पास मेरा f ऑफ c क्या आएगा? मेरे पास मेरा f ऑफ c आ जाएगा x लेस देन 1 के लिए. देखो क्या है? x स्क्वायर प्लस 1. तो वो हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, ये हो जाएगा f ऑफ c. फिर मैं क्या निकालूंगा? फिर मैं निकालूंगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू c, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू c f ऑफ x. क्योंकि मैं c पे निकाल रहा हूँ तो मेरे को x को c पे टेंड करवाना पड़ेगा. सो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू c f ऑफ x is equal to what? Limit of x tending to c f of x is equal to limit of x टेंडिंग टू c f of x की जगह मैं डाल दूंगा, क्योंकि वो मैं 1 से पीछे हूँ अभी, तो मेरे को 1 से पहले वाली डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी, मतलब x स्क्वायर प्लस 1 वाली. तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1. ये अपन लोग कल भी कर जाते हैं, इज इक्वल टू, मैं x की जगह c डाल दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा c स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, ये अपना आंसर f ऑफ c से आया, तो ये लिमिट से आ रहा है. क्योंकि दोनों बराबर आ रहे हैं, हेंस फंक्शन इज continuous for any c less than 1. ठीक है, तो हो गया केस 1. सिमिलरली मैं केस 2 के लिए भी चेक कर लेता हूँ. केस 2 में पहले वो वाला लेता हूँ जिसमें मैं लूंगा जब मेरा c ग्रेटर देन 1 होगा. फॉर c ग्रेटर देन 1 कैसे करूंगा? मैं सबसे पहले वापस वही f ऑफ c निकालूंगा. व्हाट इज f ऑफ c? f ऑफ c for c greater than 1 will be taken by this point x plus 1, because for x greater than 1 the function definition is x plus 1. So f of c would be c plus 1. c plus 1. ठीक है, तो मैं निकालूंगा लिमिट ऑफ x अगेन टेंडिंग टू c f of x is equal to limit of x टेंडिंग टू c f of x डाल दूंगा मैं. इस केस में x प्लस 1 आएगा क्योंकि मेरा c 1 से बड़ा है. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा c प्लस 1. वापस f ऑफ c और लिमिट सेम आ रहे हैं, तो वापस वो चीज, हेंस फंक्शन इज continuous फॉर एनी c greater than 1 also. ठीक है, अब कौन सा बचा? अब सिर्फ एक ही केस बचा जब मेरे को केस नंबर 3 c इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है. तो अब चेक करूंगा केस नंबर 3 c इक्वल टू 1 के लिए. ठीक है, इसलिए चेक करते हैं. सबसे पहले तो f ऑफ 1 निकाल लेते हैं, सबसे सिंपल.
सबसे पहले एफ ऑफ एक्स निकालो, वो सबसे सिंपल होता है। एफ ऑफ वन क्या होगा, देखो इक्वल टू साइन किसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, तो एफ ऑफ वन यहाँ से निकलेगा, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स की जगह डाल दो वन, तो वन प्लस वन हो जाएगा टू। तो ये तो आ गया अपना एफ ऑफ वन। अब मेरे को निकालनी है लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स, ये निकालना है मुझे। लेकिन देखो मैंने कल भी आपको बताया था कि इसमें अपने दो केस और बनेंगे अंदर ही, एक्स लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू वन पे। एक जब वो एक्स टेंडिंग टू वन माइनस से आ रहा हो, और एक एक्स टेंडिंग टू वन प्लस से आ रहा हो, तो इसके भी दो केस बनेंगे। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो ये कैसे होगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू वन माइनस, सबसे पहले मेरे को ये निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू वन माइनस, और एफ ऑफ एक्स की क्या डालूंगा, वन माइनस, मतलब वन के पहले कौन सी डेफिनेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन वाली, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अब मैं यहाँ पे एक्स की वन डाल दूंगा, तो यहाँ सिंपल आ जाएगा वन का स्क्वायर वन प्लस वन टू। ठीक है, सिमिलरली मैं चेक करूंगा एक्स टेंडिंग टू वन प्लस के लिए, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स, ये क्या आएगा, ये आएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू वन प्लस, इस केस में मैं डालूंगा एक्स प्लस वन, क्योंकि मैं वन के बाद की बात कर रहा हूँ, एक्स प्लस वन, यहाँ पे मैं डालूंगा तो यहाँ से भी टू ही आ रहा है। तो देखो मेरा एफ ऑफ वन और लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू वन हर जगह से टू ही आ रहा है, इसका मतलब मेरा फंक्शन वन पे भी कंटिन्यूस है, क्योंकि मेरा लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है। हेंस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन, सिंपल। ठीक है, तो ये अपन ने दिखा दिया कि अपना एफ ऑफ एक्स और लिमिट दोनों सेम आ रहा है, हेंस फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने 10th क्वेश्चन भी कर लिया। आप देखो 11th और 12th, देखो 11th और 12th सेम है, बस 12th 11th से थोड़ा हार्ड है, बाकी इसमें क्यूब है, इसमें 10 इसमें पावर 10 है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 12 कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 सिमिलरली हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में मुझे वापस एफएक्स दिया हुआ है, मुझे कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तो वापस मैं लेस देन वन के लिए चेक करूंगा, ग्रेटर देन वन के लिए चेक करूंगा। तो देखो लेस देन वन और ग्रेटर देन वन के लिए तो अपन वही चेक करेंगे, अपन लोग चेक करते हुए आ रहे हैं, तो वो सिंपल है। उसके लिए वापस हो जाता हूँ, लेस देन वन के लिए ग्रेटर देन वन के लिए हमेशा की तरह कॉन्टिन्यूस ही आएगा, और कुछ हो नहीं सकता। तो अपने मेन चीज चेक करना है, उस पर भी आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी तक लिखा हुआ है एक्स लेस देन वन एक्स ग्रेटर देन वन के लिए, वैसे आपको लिख के दिखाना पड़ेगा इस केस में भी। तो इस केस में वो आप डायरेक्टली कर देना, जैसे मैंने पहले किया था, वो आपको करना पड़ेगा। जस्ट दैट आई एम नॉट राइटिंग दैट बिकॉज इट इज सेम एज आई हैव डन इट अर्लियर। आई एम चेकिंग इट फॉर एक्स इक्वल टू वन, आई एम checking it for case number 3. You have to do case number 1 and 2 when x is less than 1 and when x is greater than 1, because that also counts when considering marks. So keep that in mind. केस 3 कौन सा है, जब मैं ले रहा हूँ x इक्वल टू वन। ठीक है, अब x इक्वल टू वन के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा एफ ऑफ एक्स। तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, देखो x इक्वल टू वन इक्वेशन कहाँ पे, यहाँ पे है, तो x इक्वल टू वन के लिए मैं आपको लिखना पड़ेगा x पावर 10 माइनस वन। अब देखो एक्स पावर के मतलब वन पावर के वन ही होगा, वन माइनस वन जीरो, तो एफ ऑफ वन तो जीरो आ रहा है। ठीक है, फिर मैं निकाल लूंगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू वन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, वापस में दो केस बनेंगे, एक वन माइनस से, एक वन प्लस से, ऐसे अभी तक अपन लोग करते हुए आ रहे हैं। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स कौन सा लूंगा, वन के पहले वाला, वन के पहले वाला कौन सा है, एक्स की पावर 10 माइनस वन। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स पावर 10 माइनस वन, और ये यहाँ पे एक्स वन डाल दूंगा तो वापस जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं किसी चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू वन प्लस के लिए। ठीक है, एफ एक्स ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एक्स
टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स क्या डालूंगा, जो 1 प्लस के लिए, 1 प्लस के लिए क्या है, 1 प्लस के लिए है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, एक्स के 1 डाल दूंगा तो आ जाएगा 1। मैं ऐसे देख सकता हूँ कि जो मेरा एफ एक्स है और जो मेरी लिमिट है, मैं यहाँ पे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, बात खत्म हो गई, क्योंकि लिमिट एक जगह से 1 आ रही है, एक जगह से 0 आ रही है। तो इस केस में तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, हेंस आवर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 1। ये अपन लिमिट पढ़ा होता है ना, नहीं पढ़ा तो बताता हूँ। लिमिट किसी पॉइंट पे तभी एग्जिस्ट करती है जब उसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम होती है। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, जब हम उस पर 1 माइनस की तरफ से आ रहे होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, जब हम उस पर 1 प्लस की तरफ से आ रहे होंगे। तो ये होती है अपनी लिमिट, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस और 1 प्लस पे अलग अलग लिमिट आ रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और कंटिन्यूटी के लिए ये तो बेसिक कंडीशन है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे सिंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 1, सो फंक्शन इज discontinuous at x equal to 1। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। x लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 के लिए मैंने चेक नहीं किया है, वो कर लीजिएगा। अभी अपन चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। अपन क्वेश्चन नंबर 13 तो अपन कर चुके हैं ना ऊपर, 2x प्लस 3 2x माइनस 3 वाला, वही सेम क्वेश्चन है, इसको चेक कर लेना। लेट्स मूव टू फर्दर क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 14 15 16। बिकॉज देखो अब इसमें क्या बात हो जाएगी, इसमें जो अपन गए तो ऊपर वही अपने को यहाँ पे करना है। बस इसमें इन केस एक चेंज ये आ गया है कि 2 की जगह तीन वेरिएबल आ गए, फंक्शन की 3 डेफिनेशन हो गई है, तो अपने को अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट। तीन क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है अपने को एफ एक्स की 3 डेफिनेशन दी हुई है, -2, 2x और 2। ठीक है, और मेरे को दिया हुआ है एक्स लेस देन इक्वल टू -1 के लिए, एक्स बिटवीन -1 के लिए और एक्स बिटवीन 1 के लिए। तो पहले तो अपन यहाँ से देख सकते हैं कि अपने को किन किन पॉइंट पर चेक करना है। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि अपने को सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे चेक करना पड़ता है जिस पॉइंट पे अपने को लगता है कि मतलब गलत है, कि वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस नहीं होगा, मतलब जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है वहां पे चेक करना पड़ता है। फंक्शन यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, -1 पे ब्रेक हो रहा है, तो बेसिकली कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी अपने को -1 और 1 पे चेक करनी है। ठीक है, तो अपन लोग करते हैं। और दूसरी चीज, लेस देन -1 के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए वैसे को जैसे अपन लोग अभी तक करते हुए आ रहे हैं। चलो ये वाला मैं क्वेश्चन में पूरा कर देता हूँ कैसे करना है। वैसे करना वही है जो तो अभी तक अपन करते हुए आ रहे हैं, बस इसमें 2 फंक्शन के 3 फंक्शन हो जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट पहले लेते हैं केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में क्या बोला है मुझे, केस नंबर 1 क्या लूंगा मैं, c लेस देन 1 के लिए। सबसे पहले मैं निकालूंगा एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी कितना आ जाएगा, सी देखो एक्स लेस देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन है, एक्स लेस देन 1 के लिए, एक्स लेस देन -1 के लिए, सॉरी, सी लेस देन -1 के लिए। तो लेस देन -1 के लिए कौन सा है, -2। एफ ऑफ सी कितना हो जाएगा, एफ ऑफ सी हो जाएगा -2। फिर मैं क्या निकालूंगा, फिर मैं निकालूंगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी, एफ ऑफ एक्स क्या डालूंगा, एफ ऑफ एक्स डाल दूंगा मैं, मेरे को -1 मतलब -1 के पीछे की बात हो रही है ना ये, तो यहाँ पे मैं -1 के पीछे डालूंगा, तो -2 डाल दूंगा, -2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ऑब्वियसली -2 के बराबर ही है, क्योंकि दोनों बराबर आ रहे हैं। तो हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स लेस देन -1। ठीक है, ये हो गया केस 1। केस 2 क्या होगा मेरा, केस 2 होगा मेरा, आई एम टेकिंग सी बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है, ये मेरा केस 2 है जो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। केस को तो अपन लोग आराम से तोड़ सकते हैं, जो उसमें 3 केस दिए हैं वो अपने केस 3 केस बनेंगे, बाद में अपन लोग -1 पे चेक करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं निकालूंगा वापस एफ ऑफ सी। इस केस में एफ ऑफ सी कितना आएगा, क्या दिया हुआ है -1 और 1 के बीच में, 2x। तो एफ ऑफ सी आ जाएगा 2c, सिंपल। फिर मैं निकालूंगा क्या, फिर मैं निकालूंगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी, एफ ऑफ एक्स। तो इसमें अपन
क्या कर सकते हैं इसको, अपन ये कर सकते हैं कि लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x, तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे लिख दूंगा 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, क्योंकि मैं -1 से 1 के बीच में मेरे को दिया हुआ है कि मैं किसी भी -1 से 1 के बीच में किसी भी पॉइंट पे जाऊंगा तो मेरे फंक्शन की वैल्यू 2x है, तो मैं लिखूंगा 2x इक्वल टू 2c। ऑब्वियस सी बात है, दोनों वापस सेम आ रहे हैं, तो हेंस फंक्शन इज continuous for all x between -1 and 1। ठीक है, तो मैं सेकंड केस भी हो गया। थर्ड केस अगेन सिंपल, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। सो केस नंबर 3 में क्या होगा, केस नंबर 3 कौन सा होगा, केस नंबर 3 होगा फॉर c ग्रेटर देन 1 के लिए। वापस मैं निकालूंगा वो चीज, एफ ऑफ सी कितना आएगा, एफ ऑफ सी आ जाएगा मेरे पास ग्रेटर देन 1 के लिए 2, तो हो जाएगा 2। फिर मैं निकालूंगा क्या, फिर मैं निकालूंगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू c, एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू c, एफ ऑफ एक्स लेकर डाल दूंगा मैं 2, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 1 है, 2 तो एक तो 2 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, वापस दोनों सेम आ रहे हैं, हेंस फंक्शन इज continuous for all x greater than, for all c greater than 1। ठीक है, तो ये तो सिंपल केसेस अपन टिक कर लिया। अब आते हैं क्रूशियल केसेस पे, जिस पे एक डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। कौन सा होगा, वो होगा केस नंबर 4 फॉर x इक्वल टू 1 या c इक्वल टू 1, जो भी आपको लेना है, ठीक है, डजेंट मैटर। उसके लिए सबसे पहले अपन निकालेंगे एफ ऑफ, ये पहले -1 के चेक करते हैं, चलो। तो इसके लिए आएगा एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1 कितना होगा, देखो -1 कहाँ पे इंक्लूडेड है, यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो एफ ऑफ -1 आएगा -2। देखो फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से लिखना है, फिर मैं लिखूंगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू -2 -1। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे वापस दो केस बन जाएंगे, बस आपको वही करना है जो भी करते हुए आ रहे हो, बस प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें 3 डेफिनेशन दी हुई है। वापस में -1 माइनस चेक करूंगा और -1 प्लस पे चेक करूंगा, क्योंकि -1 पे मैं राइट हैंड से भी आ सकता हूँ, लेफ्ट हैंड से भी आ सकता हूँ। तो इसके वापस दो केस है, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू -1 का -1 माइनस मतलब -1 से थोड़ा सा कम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू -1 माइनस ऑफ एक्स लेके डालूंगा, -1 के पहले क्या वैल्यू है, -2, तो हो जाएगा -2, तो कितना आ जाएगा, नथिंग बट -2 ही आएगा। तो अब मैं निकालूंगा किसके लिए, अब मैं निकालूंगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू -1 प्लस के लिए, सॉरी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या आएगा, ये आएगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू -1 प्लस -1 प्लस पे क्या दिया हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू, मतलब -1 प्लस आगे क्या दिया हुआ है, 2x, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा इक्वल टू -2। मैं देख सकता हूँ कि मेरे को -1 पे मेरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो मेरा फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल होगा, नहीं लिमिट पे एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि -2 नो आ रहा है, वहां से -2 आ रहा है, ठीक है, मेरे को लगा वो 2 है, सॉरी। तो सिंस लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और वो लिमिट एफ एक्स के बराबर भी आ रही है, तो अपना फंक्शन -1 पे कॉन्टिन्यूअस है, सिंपल, ठीक है। सिंस लिमिट एग्जिस्ट at -1 and is equal to f of -1, so function is continuous at x equal to -1, सिंपल, ठीक है। अब बस एक केस बच रहा है, कौन सा, x इक्वल टू 1 के लिए, केस 5
x इक्वल टू 1। ठीक है, वापस सबसे पहले मैं निकालूंगा एफ ऑफ वन। एफ ऑफ वन कितना होगा, देखो कहाँ पे इंक्लूड है एफ ऑफ वन, इक्वल टू साइन यहाँ पे, मतलब एफ ऑफ वन होगा 2 × 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, फिर मैं निकाल लूंगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स। वापस इसके दो केस बनेंगे, वही चीज अगेन एंड अगेन करनी है अपने को। लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड से चेक करूंगा फिर मैं राइट हैंड से चेक करूंगा, एफ ऑफ एक्स 1 माइनस पे देखो 1 के पहले, 1 के पहले कौन सी डेफिनेशन है, ये वाली 2x, तो इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, और एफ एक्स निकाल दूंगा 2x इक्वल टू 2 × 1 2 आएगा। ठीक है, फिर मैं निकाल लूंगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, देखो 1 प्लस पे क्या दिया हुआ है, 1 प्लस पे दिया हुआ है 2 इक्वल टू 2। तो देखो मेरी लिमिट की वैल्यू सेम आ रही है, एंड इट इज कमिंग इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। इसका मतलब अपना फंक्शन 1 पे भी कंटिन्यूअस है, वो चीज वापस लिखूंगा, सिंस लिमिट एग्जिस्ट्स at x equal to 1 and is equal to f of 1. So the function is continuous at x equal to 1. सिंपल, इसका मतलब ये अपना फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस था, कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। सिमिलर वे में 14 और 15 में जाएंगे। 14 और 15 इससे थोड़े सिंपल है, क्योंकि इसमें जीरो और सिर्फ कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं। कॉन्स्टेंट्स को तो अपन लोग लिमिट जैसे आंसर में कॉन्स्टेंट लिखेंगे, तो दैट इज वेरी सिंपल देन क्वेश्चन 16। सो आई थिंक समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, बस थोड़ा केस बता दिया इसमें, बाकी क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन इसमें 34। ओके, so let's move ahead to question number 17। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है क्या, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस थिंग इज कॉन्टिन्यूअस एक्स इक्वल टू 3। तो अपने को बोलना है कि अपना फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अभी तक अपन लोग ये चीज चेक कर रहे थे, अपने को बता दिया कि अपना फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अब आप हमको ए और बी निकाल के बताओ। तो बस अपन कंटिन्यूटी वाली चीज लगा देंगे। कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, एक तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, दूसरी चीज लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो देखो मेरे को कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ किस पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू 3 पे, तो ऑब्वियसली बात सबसे पहले तो मैं एफ ऑफ 3 निकाल लेता हूँ। एफ ऑफ 3 कितना होगा, एफ ऑफ 3 देखो 3 कहाँ पे इंक्लूड है, यहाँ पे इंक्लूड है, तो एफ ऑफ 3 हो जाएगा a इंटू 3+1 मतलब 3a+1। तो अब मैं लिमिट निकालूंगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 3 एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 3 एफ ऑफ x से क्या डालूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को x की वापस वही चीज दो केस बनेंगे, क्योंकि एक 3 माइनस में एक लेफ्ट से आ रहा होगा, एक राइट से आ रहा होगा। 3 माइनस, तो 3 माइनस पे क्या बनेगा, 3 माइनस पे बनेगा 3 के पहले वाला मतलब x+1 वाला, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 नहीं ax+1, तो ये चीज कितना हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा 3a+1। ठीक है, पहले तो मैं वापस निकाल दे रहा हूँ वो चीजें। और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 3, 1 सेकेंड समझ, 3 प्लस, सो 3 प्लस पे क्या होगा, देखो 3 प्लस पे होगा bx+3, सो bx+3, अब यहाँ पे x की वापस 3 डाल दो, इट विल कम टू बी 3b+3। ठीक है, अब क्योंकि मेरे को दिया होगा कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब क्या हुआ, एक तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है। तो लिमिट शुड एग्जिस्ट at
x इक्वल टू 3, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए वरना अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब मेरा 3a+1 और 3b+3 बराबर होगा। मतलब एक तो अपनी इक्वेशन बनेगी कि 3a+1 इक्वल टू 3b+3, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये बनेगी, दूसरी क्या बनेगी, दिस लिमिट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब f(3) के बराबर होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। f(3) की वैल्यू अपने को दी हुई है 3a+1, तो ऑब्वियस सी बात है वापस वही केस बनेगा f(3) इक्वल टू लिमिट, और लिमिट है 3a+1 3b+3 दोनों बराबर है, तो 3a+1 इज इक्वल टू 3b+3, वापस वही चीज बनेगी। अपने को इक्वेशन तो यही मिल रही है, अपने को इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी में रिलेशन बताना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 3a इक्वल टू 3b+2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से a आ जाएगा a इक्वल टू b+2/3, ठीक है। इसका मतलब अपने को रिलेशनशिप बतानी थी और बी में, अपने से इसलिए रिलेशनशिप पूछी थी क्योंकि अपने को दोनों केस से एक ही इक्वेशन बन रही है, तो ए और बी अपन को इंडिविजुअली नहीं निकाल सकते, इसलिए अपन से क्वेश्चन में पहले से रिलेशनशिप पूछी थी। तो अपने पास क्या आंसर हो गया, ए इक्वल टू b+2/3 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सो आई थिंक समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है और व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, अपने क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू पूछी है, और व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस थिंग इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटीन्यूअस होगा, ठीक है। अपने को वापस बोला है कि x इक्वल टू फंक्शन कंटीन्यूअस है, और अपने को लैम्डा की वैल्यू बतानी है। बाद में अपने को चेक करना है कि व्हाट दिस कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। सबसे पहले तो वही करते हैं, x इक्वल टू 0 पे कंटीन्यूअस दिया हुआ है, तो अपन लोग f(0) निकालते हैं। f(0) क्या होगा, f(0) देखो 0 कहाँ पे इंक्लूडेड है, 0 यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो f(0) हो जाएगा लैम्डा टाइम्स लैम्डा को मैं वाई से बनाता हूँ, ठीक है, वाई इज नथिंग बट लैम्डा, तो लैम्डा टाइम्स 0 माइनस 0, तो लैम्डा इंटू 0 मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है, f(0). फिर मेरे को निकालना पड़ेगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, वापस दो केस बनेंगे, x टेंडिंग टू 0 माइनस एक, x टेंडिंग टू 0 प्लस है, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 माइनस 0 माइनस के लिए fx क्या है, 0 माइनस के लिए fx है लैम्डा टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2x, क्या हो जाएगा लैम्डा टाइम्स लैम्डा को वापस y से x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे y कोई फंक्शन नहीं है, y इज नथिंग बट लैम्डा, मैं लैम्डा को y से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वापस मैं y के x की जगह डाल दूंगा, तो यहाँ से वापस 0 आएगा। फिर मैं क्या निकालूंगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, तो ये क्या आएगा, ये आएगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 प्लस fx की जगह डाल दूंगा 4x+1, 4x+1, तो यहाँ पे मैं 0 डालूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1। तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास कुछ आंसर आ रहे हैं, ठीक है। सम एरर समवेयर और व्हाट, यार इसमें लैम्डा की कुछ वैल्यू आ नहीं सकती क्योंकि इसमें आपको दिया हुआ है कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस होने के लिए लिमिट शुड एग्जिस्ट। देखो क्या होता है ना, कॉन्टिन्यूअस के लिए लिमिट शुड एग्जिस्ट, और लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब 0 इक्वल टू 1 होगा, जो कभी हो नहीं सकता, which is not possible. So there is no such value of lambda. There is no such value for y, क्योंकि कोई पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि देखो अपने को चाहिए कि अपना फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस होने के लिए लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेकिन लिमिट में एक जगह से 0 आ रहा है, एक जगह से 1 आ रहा है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल कि आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। फिर देखते हैं कॉन्टिन्यूटी x इक्वल टू 1 पे अपने को पता ही है, अपन यहाँ पे डालेंगे 4x+1 में, पहले निकालेंगे 1 पे आएगा 5, फिर निकालेंगे 1 माइनस पे भी आएगा 5, 1 प्लस पे भी आएगा 5, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 मतलब मेरे को 4x+1 पे चेक करना है। तो ये चीज मैंने आपको पहले बताई है कि उन्हीं पॉइंट चेक करते हैं जिन पॉइंट पे शक होता है, बाकी जो पॉइंट दिए होते हैं ये भी अपने को करके दिखाना पड़ेगा पेपर में, लेकिन इस पे कॉन्टिन्यूस होगा। तो सिमिलर वे में अपन x इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लेंगे, ना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
So question number 18 is also done now. Let's move to next page and next question even. Show that the function defined by gx equal to x minus greatest integer of x is discontinuous at all integral points. Obviously, proof करते हैं इसको. Here delta x here this box of x denotes the greatest integer less than or equal to x. Okay. तो इसमें देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन. सबसे पहले तो आपने को पता होना चाहिए कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होता है. तो सबसे पहले वो लिख के बताता हूँ. जैसे कि देखो इस टाइप का होता है. कोई भी चीज को अपन लोग बॉक्स ब्रैकेट में इंक्लूड कर देंगे तो उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, मान लो मैंने निकाला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9. 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2. मतलब the number which is either equal to the number given in greatest integer box or the number which is behind it. मतलब अगर क्या तो आपको इंटीजर नंबर दिया होगा तब तो वो इंटीजर नंबर आंसर हो जाएगा. If inside the box an integer number is given, then the answer would be that number only. But in case inside the box some decimal number is given like 2.9, 2.3, 2.5, even less than 2.5, 2.1, 2.0 something, 2.9, 2.9999, anything is given, then the answer would be the integer which is just less than the number given. So 2.9 का greatest integer function क्या हो जाएगा? 2. Similarly, you can write any greatest integer function for any function, for anything. ठीक है. तो वैसे तो gx equal to x minus box of x दिया हुआ ये होता है fractional part of x. fractional part of x कैसे? देखो जो अपना greatest integer function of x है उससे अपने को हमेशा integer वैल्यू मिलेगी. तो मान लो मेरा x दिया हुआ 2.9, तो मैं 2.9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो अपने को 0.9 मिलेगा. तो जो gx है ये अपना बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वाला फंक्शन है जिससे अपने को नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो पता चलता है. तो अब अपने को दिखाना है कि जो मेरा gx है मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वो सब इंटीजर पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है. तो इसको कैसे दिखाएंगे? वैसे ही आप लोग अभी तक करते हुए आ रहे थे. तो चेक करते हैं. लेट्स से वी टेक अ नंबर n. अपन लोग सबसे पहले निकालते हैं g ऑफ n निकालना पड़ेगा जैसे अपन लोग f ऑफ x निकाल देते हैं. तो g ऑफ n क्या हो जाएगा? n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n. ये जाएगा मेरा g ऑफ n. ठीक है. और n माइनस अपने को पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n n ही होगा क्योंकि मेरा n एक इंटीजर है, मैं n को इंटीजर लेके चल रहा हूँ. इक्वल टू 0 हो जाएगा. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n बिलोंग्स टू इंटीजर. ठीक है. तो मैं n इक्वल टू इंटीजर के लिए चेक कर रहा हूँ. तो ये आ रहा है. फिर मैं निकालूंगा, फिर मैं निकालूंगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू n g ऑफ n. इसके वापस दो केस बनेंगे हमेशा की तरह. लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू n माइनस g of n is equal to limit of x tending to n minus g of n की जगह क्या डाल दूंगा? n माइनस मतलब n अगर छोटा होगा मतलब जो मैं डालता हूँ फंक्शन तो मेरा वही है n माइनस मॉड n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n. अब देखो ये कैसे ब्रेक होगा? ये ऐसे ब्रेक होगा कि n तो n ही रहेगा n माइनस. अब चूंकि मेरा नंबर n से थोड़ा सा छोटा है तो मान लो n को अगर मैं 9 लेता हूँ तो n माइनस क्या हो जाएगा? 8.999999. 8.99999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 8. मतलब n माइनस के लिए जो मेरा बॉक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी n माइनस 1. क्योंकि जब मैं 9 ले रहा हूँ, क्योंकि जब मैं n को 8 पॉइंट जब मैं n को 8.9999 ले रहा हूँ तो मेरे को वैल्यू मिल रही है 8. मतलब 9 से 1 कम. तो इसका मतलब इसमें आएगा n माइनस 1. समझ में आया ना कैसे? क्योंकि मान लो मेरा n 9 है तो यहाँ पे मैं n माइनस के लिए चेक कर रहा हूँ. n माइनस मतलब 8.99999. उसका बॉक्स आएगा 8 मतलब 9 से 1 कम मतलब n माइनस 1. n माइनस n माइनस 1. तो यहाँ से क्या आ रहा है अपने पास? यहाँ से आ रहा है 1. और फिर अपन लोग चेक कर लेंगे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू n प्लस के लिए g ऑफ n. ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू n प्लस g ऑफ n में वापस डालूंगा तो वही मैं n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n
ठीक है, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा n, तो n ही रहेगा माइनस। अब चूंकि मैं n से थोड़ा बड़े के लिए चेक कर रहा हूँ, n प्लस के लिए, तो मतलब मान लो मेरा n 9 है, तो n प्लस क्या हो जाएगा, 9.000000001 ऐसे करके कुछ हो जाएगा। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो n प्लस के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n ही आएगा, n माइनस के लिए n-1 आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम किसी नंबर की बात करते हैं, तो उसमें अगर हम लोग n प्लस की बात करेंगे, मतलब उस नंबर से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब 9.00001 ऐसे करके कुछ बात करें, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा 9 ही आएगा, n ही आएगा मतलब। और लेस देन, और अगर लेस देन के लिए बात करेंगे, मतलब 8.9999 के लिए, तो मेरा 8 आएगा, मतलब n-1 आएगा। इस केस में n ही आएगा। तो यहाँ से आ रहा है 0। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मेरी लिमिट की वैल्यू n माइनस पे तो 1 आ रही है और n प्लस पे 0 आ रही है, क्योंकि लिमिट वैल्यू इक्वल नहीं है, हेंस लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती इंटीजर पे, तो मेरा फंक्शन कहाँ से कंटिन्यूस होगा इंटीजर से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ, सिंस लिमिट of gn does not exist at integer points, so the function is discontinuous at integer points. सिंपल आया समझ में? तो क्वेश्चन सिंपल था, बस इसमें एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डाल दिया था, जिसके आपको वर्क में पता होनी चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वर्क कैसे करता है। रेस्ट द क्वेश्चन वाज सिंपल ओनली। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। तो इस फंक्शन को मेरे को चेक करना है x इक्वल टू पाई पे। ओके, सो वी हैव टू चेक दिस क्वेश्चन x इक्वल टू पाई। तो यार ये भी वैसे ही होगा। चलो करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, पहले निकालूंगा एफ ऑफ पाई। एफ ऑफ पाई कितना होगा, एफ ऑफ पाई हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई। साइन पाई होता है 0, अपने को पता होता है, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5, मतलब पाई स्क्वायर प्लस 5। ये तो जाएगा मेरा एफ ऑफ पाई। फिर मैं क्या निकालूंगा, फिर मैं निकालूंगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू पाई एफ ऑफ एक्स। इसके वापस दो केस बनेंगे, एक एक पाई माइनस से आ रहा होगा, एक पाई प्लस से आ रहा होगा, लेकिन दोनों केस में मेरे फंक्शन की वैल्यू सेम ही है, तो मेरे को दो केस लिखने की जरूरत नहीं है एज सच। तो मैं सीधे सीधे ये तो एक केस में बना सकता हूँ, लिमिट ऑफ एक्स, क्योंकि दोनों में मेरे फंक्शन की डेफिनेशन तो एक ही दी हुई है ना, तो पाई माइनस और पाई प्लस फंक्शन की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज ही नहीं हो रही है, तो मैं एक ही बार में इसको सॉल्व कर सकता हूँ। एक्स टेंडिंग टू पाई एफ ऑफ एक्स के डाल देता हूँ, क्या जो मेरे को दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक्स की जगह डाल दो पाई। एक्स की जगह पाई डालने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर प्लस 5 आएगा, बट फिर अपन लोग पाई माइनस और पाई प्लस के लिए कैसे चेक कर पाएंगे। तो अपने को इसमें बेसिकली पाई माइनस और पाई प्लस के लिए चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं पाई प्लस एच लेके सॉल्व करता हूँ। हाँ, सो लेट्स टेक एक्स की जगह, मेरे को एक्सटेंडिंग तो पाई है ना, एक्स एग्जैक्टली पाई तो है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं एक्स की जगह पाई प्लस एच डालता हूँ, वेयर एच इज टेंडिंग टू 0। एच अगर टेंडिंग टू 0 होगा, तो मैं वहां से बोल सकता हूँ कि मेरा पाई प्लस एच इज टेंडिंग टू पाई। एक्स की जगह मैं डालता हूँ पाई प्लस एच, पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई प्लस एच प्लस 5। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा, मैंने आपको बताया था कि मेरी लिमिट जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, तो मैं लिमिट इस पर भी लगा दूंगा, इस पर भी लगा दूंगा, इस पर भी लगा दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू पाई, पाई प्लस एच का स्क्वायर, पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू पाई साइन पाई प्लस एच प्लस लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू पाई, और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ आगे। तो यहाँ पे देखो, अब मैं एच को मैंने कर लिया था, मैंने लिखा था
क्योंकि मैं x में काम कर रहा हूँ, मेरी लिमिट ऑफ x इनटू पाई की जगह लिमिट ऑफ x इनटू पाई थोड़ी होगा यहाँ पे, क्योंकि अब तो मैंने पाई x को पाई प्लस ले लिया ना, तो लिमिट ऑफ x इनटू पाई लेकर भी काम करूंगा। अब मैं काम करूंगा h टेंडिंग टू 0 लेके, तो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 पे काम कर रहा हूँ यहाँ पे भी, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0। सिमिलरली यहाँ पे भी लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे h की जगह 0 डाल दूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई, इसको तो मैं तोड़ लूंगा साइन वाले फॉर्मूले से, यहाँ पे तो बन जाएगा पाई स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, याद है? तो लिखूंगा लिमिट एच, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है लेकिन अपन करेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। सॉरी, लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 क्या बनेगा, साइन पाई कॉस एच प्लस कॉस पाई साइन एच प्लस 5। यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ से अपने पास आ रहा है इक्वल टू पाई स्क्वायर, देखो यहाँ पे साइन पाई तो 0 तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, कॉस पाई होता है -1 तो आ जाएगा माइनस साइन एच, और एच की जगह तो डाल दूंगा, एच की जगह 0 डाल दूंगा तो वो भी चीज 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा +0 +5। तो यहाँ से मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ रहा है, फाइनल आंसर आ रहा है पाई का स्क्वायर +5। तो देखो पाई स्क्वायर प्लस फाइव यहाँ से भी आ रहा है, पाई स्क्वायर प्लस फाइव यहाँ से भी आ रहा है, तो मान लो मैं यहाँ पे सीधे पाई की जगह एक्स की जगह पाई डाल देता, तो मेरे पास साइन पाई 0 हो जाता, तभी मेरे पास हो जाता पाई स्क्वायर प्लस फाइव। ये तो क्योंकि अपन लोग लिमिट में काम कर रहे हैं तो अपने को एक्सटेंडिंग टू पाई पे चेक करना है, तो मैं एग्जैक्टली पाई डाल के चेक करूंगा तो मेरे को एरर मिल सकता है, इसलिए मैंने पाई की जगह पाई प्लस एच डाल के चेक किया, पाई प्लस एच डाल के चेक किया, फिर मैंने एच टेंडिंग टू 0 कर दिया, क्योंकि पाई प्लस एच मैंने एच टेंडिंग टू 0 तो वो पाई प्लस 0 पे पाई हो जाएगा, तो मैंने एच टेंडिंग टू 0 पे चेक किया, फिर मैंने उसको चेक करके एकदम एक्सट्रीम केस में ले गया मैं, जब मेरा साइन को मैंने खोल लिया, साइन ऑफ ए प्लस टेंडिंग टू 0 खोल दिया, वहां से मैंने खोलने के बाद भी चेक किया उसको, वहां से भी मेरा फाइनल आंसर पाई स्क्वायर प्लस 5 भी आ रहा है, तो क्योंकि मेरा आंसर दोनों सेम ही आ रहा है तो सिंस बोथ आर इक्वल, तो माय फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, सिंपल। आ गया समझ में? तो ये थोड़ा सा टिपिकल टिपिकल क्वेश्चन था, टिपिकल इन द सेंस आपको पता होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, और आपको ये अप्रोच पता होनी चाहिए कि अगर अपने को किसी पाई अपने को कोई फंक्शन दिया हो जो किसी नंबर पे टेंड कर रहा है, तो अपन इसको समथिंग प्लस एच लेके सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे एच को अपन लोग टेंडिंग टू 0 बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने 20 भी सॉल्व कर लिया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x, f(x) इक्वल टू sin x माइनस cos x, f(x) इक्वल टू sin x इनटू cos x। तो एक तो अपने को ही पता है कि सीधे सीधे फॉर्मूले से पता है कि sin x प्लस cos x, sin x माइनस cos x और sin x इनटू cos x तीनों ही अपने कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस इज कॉन्टिन्यूस, continuous minus continuous is continuous and continuous into continuous is also continuous। तो ये तीनों continuous तो है, ये अपने को पता है, बस अपने को इसको प्रूफ करना है। तो एक काम करता हूँ कि मैं किसी एक को प्रूफ कर लेता हूँ, बाकी तो आप लोग देख लेना। तो लेट मी प्रूफ फर्स्ट पार्ट ओनली। ओके, तो फर्स्ट पार्ट क्या, इसमें मैं तीनों पार्ट एक साथ प्रूफ कर सकता हूँ। जैसे मेरे को पता है कॉन्टिन्यूटी की थ्योरम से, मतलब मेरे को थ्योरम पे प्रूफ करनी नहीं होती है, मेरे को कॉन्टिन्यूटी की थ्योरम से पता है कि अगर मेरा sin x कॉन्टिन्यूस होगा, cos x कॉन्टिन्यूस होगा, तो मेरा फिर sin x प्लस cos x भी कॉन्टिन्यूस होगा, sin x माइनस cos x भी कॉन्टिन्यूस होगा, sin x इंटू cos x भी कॉन्टिन्यूस होगा। तीनों कॉन्टिन्यूस होंगे प्रोवाइडेड दैट sin x एंड cos x आर कॉन्टिन्यूस। तो मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ कि if I will prove sin x to be continuous and cos x to be continuous, then my sin x plus cos x and sin x minus cos x and sin x into cos x are automatically continuous। तो इसका आंसर मैं कैसे लिखूंगा,
इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 21 में आई हैव टू प्रूव sin x and cos x to be continuous. I have to prove sin x and cos x to be continuous for proving these three to be continuous. Because it's थ्योरम में बोलती है, थ्योरम because of the theorem. ठीक है, थ्योरम से अपने को बोलता है कि अगर sin x और cos x कॉन्टिन्यूस होंगे तो थ्योरम अपने आप ही कॉन्टिन्यूस है। तो मैं एक फंक्शन मानता हूँ sin x, एक फंक्शन मानता हूँ cos x और दोनों को कॉन्टिन्यूस प्रूव करता हूँ। सो लेट्स से मैं x इक्वल टू c पे ही काम करता हूँ। सो एट किसी भी जनरल x पे लेट्स से c, सबसे पहले मैं निकालूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा f ऑफ c। f ऑफ c क्या हो जाएगा, f ऑफ c हो जाएगा sin c, सिंपल। ठीक है, फिर मैं क्या निकालूंगा, फिर मैं लूंगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू c f of x is equal to limit of x टेंडिंग टू c। वापस वही काम करूंगा मैं, f of x ये डालूंगा साइन ऑफ c प्लस h। क्यों, क्योंकि मेरे को चाहिए, मैंने अभी बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमेशा हम ऐसे काम करते हैं, h टेंडिंग टू 0, क्योंकि मेरे को x टेंडिंग टू c है। x टेंडिंग टू c है मतलब मेरा x एग्जैक्टली c नहीं है, x टेंडिंग टू c है, तो फिर वो हो जाएगा c प्लस h, h टेंडिंग टू 0। मैं वापस फिर यहाँ पे साइन a प्लस b का फॉर्मूला खोल दूंगा। So let me open that, equal to limit of h tending to 0 sin c cos h plus cos c sin h। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरी लिमिट इस पे इंडिविजुअली टूट जाएगी, वो मैं वाला स्टेप में लिखने रहा हूँ, डायरेक्टली बता देता हूँ। फिर ये बन जाएगा sin c cos 0 sin c cos ऑफ 0, h की मैंने वैल्यू डाल दी, प्लस cos c sin 0 sin h sin 0 मतलब। तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है 1, यहाँ बचेगा sin c प्लस sin 0 तो 0 होता है, तो sin c हो जाएगा। यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मेरी sin c, यहाँ से f of c भी sin c आ रहा है और लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू c f of x भी sin c आ रहा है। हेंस क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और f of x के बराबर है, हेंस sin x इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये प्रूफ कर दिया। अब मैं प्रूफ करता हूँ cos x के लिए। cos x के लिए अपन लोग वापस एच एक्स इक्वल टू सी चाहते हैं कि सी क्या है, सी इज एनी रैंडम वेरिएबल। ठीक है ना, तो एच एक्स इक्वल टू सी, मैं इसको मान लेता हूँ, इसको मैंने एफ मान लिया, इसमें जी मान लेता हूँ। तो जी ऑफ सी क्या हो जाएगा, जी ऑफ सी हो जाएगा cos सी, जी ऑफ सी हो जाएगा cos सी। ठीक है, तो मैं निकालूंगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी cos एक्स क्या हो जाएगा, हो जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 cos ऑफ c प्लस h। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 cos ऑफ c प्लस, इसको तोड़ दूंगा cos a प्लस cos b में क्या होता है, cos c, सॉरी cos c cos h माइनस sin c sin h, ये होता है cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला। ठीक है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए। वापस मेरी लिमिट दोनों पे इंडिविजुअली लग जाएगी, तो रखेगी तो फिर क्या जाएगा, फिर मेरे पता जाएगा cos c cos 0
माइनस साइन सी साइन 0। आंसर तो अपने को दिख ही गया होगा, मतलब यहाँ पे लिमिट लगी हुई है, यहाँ मैं लिमिट लगाना भूल गया, तो दोनों पे लिमिट लगी हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पर जाएगा cos 0 तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे जाएगा cos c, और sin 0 0 होता है, तो यहाँ से cos c आ रहा है, तो g ऑफ c भी cos c और मेरी लिमिट भी cos c आ रही है, तो इसमें भी अपना फंक्शन की वैल्यू लिमिट की वैल्यू दोनों बराबर आ रही है। हेंस cos x is also a continuous function, सिंपल। बस अपन ने प्रूव कर दिया, अपने को ये तो प्रूव करना था, साइन एक्स और कॉस एक्स को अपने दोनों को अपन ने कॉन्टिन्यूस फंक्शन प्रूव कर दिया, तो अपन ने ये चीज प्रूव कर दी कि अपना फंक्शन साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा। एज सिंपल एज दैट बाय थ्योरम। इस वीडियो में अपन लोग 21 तक सॉल्व कर लिया, तो बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो समझ लेना ये चीज, सेम ही चीज है, अपने को बार बार हर क्वेश्चन में सेम चीज करनी है, बस थोड़े बहुत क्वेश्चंस में डिफरेंसेस आएंगे, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। अगर कॉन्सेप्ट आता है तो अपन लोग ये चीज आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया आपको। थैंक यू।